साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या ज्ञात करने के लिए अपना नियम दिया था? स्लेटर ने क्या ज्ञात करने के लिए अपना नियम दिया था? स्लेटर ने दिया था प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने के लिए अपना नियम दिया था। उसने फॉर्मूला कौन सा दिया था? Z माइनस में सिग्मा, सिग्मा भी लिख सकते हैं, जिसकी जगह हम कैपिटल S भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूला दिया था, यानी इसकी सहायता से हम प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करते हैं। प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है वो होता है डेफिनेशन में कि बाह्यतम कोश सबसे बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा जितना उनके ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, ये कई कोश है। सबसे बाहर वाला ये सेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर यदि ये दो कोश बीच में नहीं होते तब ये वाले इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले इसके डायरेक्ट टच में होते। चाहे इनकी बात करो तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये नाभिक है, वो नाभिकीय आवेश के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जितने बल के द्वारा ये आकर्षित करता है उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन बीच में रोक देते हैं, क्योंकि इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन है उनपे भी नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण से इस नाभिक का जितना आवेश इस पे लगना चाहिए था प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना लग नहीं पाता है। ठीक है, तो वही ज्ञात करने के लिए स्लेटर ने अपना नियम दिया था। तो इस वाले के अंदर Z क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होगा जिसका भी हम निकालेंगे, और सिग्मा क्या है यहाँ पे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिंक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसका है मेरे को भेज दो। अच्छा, तो किसी के फोन में नहीं है, तुम इसके पास फोन है, उसमें भी रिचार्ज मैं ये नहीं लिखूंगी, लिख लो तुम इसमें क्या दे रहा है। ठीक है, जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन था क्या? हां मैं देखा था वो। सॉल्यूशन एक और सेट नहीं होगा। जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, जिंक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको जन इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश को ज्ञात करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, इसमें पूछ लेना N-1 कौन सा है। ठीक है, और सभी के अंदर N अलग चीज डिसाइड करना पड़ता है देख करके अभी। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे तो सबसे पहले मिल जाएगा जो तत्व है I, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सही से आना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लिखना है। तो जिंक इसमें कितने नंबर पे आएगा? 30 पे। डी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है 3D सीरीज का, बोले इलेक्ट्रॉन विन्यास दोनों सारे 1s2 आगे आगे 4 पे में कितने लिखूं? ओके, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4s2 वाला। ठीक है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आगे 3p6, आगे 3d2,
सही है। कैल्शियम कौन से लोह का तत्व है? कैल्शियम कौन से लोह का तत्व है? एस लोह का है, फॉरेस्ट का आएगा। सोच लो फिर भी, पहली बात तो 3D और दूसरा क्या है? फॉरेस्ट है। N+L का नियम लगाओ दोनों में, कुछ भी लिख देते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, N+L का नियम लगाओ। N+L का नियम कहता क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए N+L का मान कम हो। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो, इसके लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू क्या है? 2 ऐसे बोले या 2 कैसे आएगी वो बताया? 3 - 1 कितनी बार, 1000 बार बताने के बाद बीच में नहीं आ रहे। L D से क्वांटम संख्या है जो वाले उसमें लिखवाया था नहीं, N+L के नियम में भी लिखवाया था इसके लिए क्या आता है। 2 भी कितने आगे 5, इसके लिए N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0 है, S का 0 आएगी तो कितना आ रहा है 4। तो 3D और 4s दोनों अक्षर का है ना, उस टाइम 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए, ये भी पता नहीं है तो कैल्शियम S लोह का तत्व है तो S में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में लिख भेजो। D में D तो शुरू ही नहीं होता है, D तो शुरू स्कैंडियम 21 से होता है, उसमें भी Cd1 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आए समझ में? उसके बाद देखो, अब इसमें आ गया ना, ये 20वां इलेक्ट्रॉन है, 20वां इलेक्ट्रॉन फॉरेस्ट का दूसरा इलेक्ट्रॉन 20वां है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है। ये तो कैल्शियम में भर गया था, उसके बाद में कैल्शियम 20 के बाद स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक तक के 30 तत्व आते हैं डी ब्लॉक में। तो ये 21 पे आता है, इसमें आता है D1 D2 D3 D4 होते होते लास्ट में इसमें आता है D10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये D10 वाला है, ये फॉरेस्ट वाला है। फॉरेस्ट तो कभी का भर गया था, 20 वाले तत्व में भर गया, अभी भी इसमें भी यही अंतिम है और इसमें भी यही अंतिम है। तो लिख बाद में दिया तो क्या है, भरा तो पहले था 30वां इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, इसमें तो गया, इसमें तो 20वां चला गया था कैल्शियम में। अब तुम फिर इसको मारने करोगे तो N कोई होगा, N-1 कोई होगा। तो पहले में ये पता होना चाहिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन है कौन सा। तो जैसे D लोह के तत्व है, कोई में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो B में ही जाएगा, S में नहीं जाएगा, और S वालों में S में जाएगा, P लोह का तत्व हो तो B में जाएगा, F का है तो F में जाएगा। अब आगे समझ में हाँ, डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती है, चौथी तो पूरी नहीं है, तीसरी यहाँ से यहाँ है, दूसरी आती है 39 से लेकर के 48 तक आती है कैडमियम तक, और उसके बाद तीसरे वाली होती है वो लेंथेनम 57 से 180 तक आती है, उसके बीच में एक ब्लॉक की लिमिट आती है। अब पता तो चल गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, डी वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है। पहले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा है। अब देख लिया ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसमें है, बी में है। तो नियम कौन से लगाएंगे, जिस इलेक्ट्रॉन की निकल निकालना है और डी आयन में हो तो दूसरे रूल लगेंगे। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि एन कौन सा है, N-1 कौन सा है, N-2 कौन सा है। तो इसके लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसका जो इफेक्टिव निकाल रहे हैं उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 3 है। इसके लिए भी एन की वैल्यू 3 है और इसके लिए भी 3 है। तो मैं तो ये बता दूं, ये एन है तो ये N-1 कैसे हो सकते हैं, इनकी तो खुद की वैल्यू 3 है, ये एन की वैल्यू तीनों इनके बराबर ही है, इसके बराबर है एन की वैल्यू, तो ये N-1 कहां से आ गया, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता N-1। N-1 का मतलब होगा कि यहाँ N3 है तो N-1 में 2 लिखा हुआ होगा आगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2s2p,
तो ये n-1 कैसे हो गया? नहीं हो सकता। ये n है तो ये भी n है, क्योंकि जिस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है वो 3 वाले में है, तो ये भी 3 वाले हैं, तो ये n-1 कैसे हो गए? n-1 तो एक घटाने से आएगा ना, एक घटाने से भी आएंगे। और ऐसे भी हो सकता है, तुम ये समझ रहे हो कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस 1s है ये, उसके बाद में ये 2s है, 2p आए 2p, इसके बाद में क्या था? ऐसे होते ना वो क्वांटम नंबर के बारे में भी करवाए थे कि ये n इक्वल टू 1 है, 1 में सिर्फ 1s होता है, ये n इक्वल टू 2 है, 2 में 2s 2p दोनों होते हैं, तो ये नहीं कि ये 2s है फिर एक लाइन 2p आती है, ये पूरा इसी में 2s के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसी में 2p रहेंगे। अगले वाला n इक्वल टू 3 है, 3s के इलेक्ट्रॉन भी इसी में होंगे, 3p के भी इसी में होंगे, 3d के भी इसी में होंगे। जब ये इसी का है तो ये स्क्वायर माइनस कहां से मानोगे? गलत है। अब तुम यूट्यूब के वीडियो देखने जाओगे तो मैं क्या बताऊं? ये पूरा का पूरा बढ़ा लिया ना कि ये क्या है? n है, ये क्या है? एक कम वाला n-1 है और ये क्या है? n-2। वैसे इलेक्ट्रॉन यदि इसका जेड फैक्टर निकालना हो वो d में हो तो आपको सिर्फ ये और ये देखते होते हैं, तो इन सभी के लिए तो सेम वैल्यू रखनी है, इसके लिए अलग आएगा। बोलो फिर पहले से निकालना तो तभी ये हाँ तब 4s का आएगा, क्योंकि ये 4s इसके बाद में आता है। ठीक है, अब बताओ आगे निकालना क्या है? इसका जल्दी फिर सिग्मा निकालना है पहले तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है उसको एक कम कर देंगे, वैल्यू कितनी रखें बताओ? कितना लिखूं वैल्यू? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूं तुम बताओ? बताओ तो वैल्यू 0.35 इनटू में कितने से मल्टीप्लाई करूं? ये मल्टीप्लाई कितने वाले बताया इसमें? अभी तो साथ में पहले को बाद में एक ही बात बताओ 18। अभी और कोई 18 क्यों आएगा? जिस इलेक्ट्रॉन का निकालने हैं वो इलेक्ट्रॉन खुद में तो कोई रिडक्शन प्रभाव लगाते नहीं है, तो उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा जो बच गए वो लगाएंगे उसके ऊपर। तो 3D का एक तो जिसके ऊपर लग रहा है वो तो ज्ञात ही रहते हैं, तो उसको घटा दो, 2 यहाँ बच गए, 8 यहाँ बच गए, 8 और 9 17, एक माइनस कर दिया। तो जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है वो खुद पे कोई प्रभाव नहीं लगाता है, तो ये 17 प्लस में अब n-2 n-3 सारे कॉमन है, इसके लिए अलग से वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है। कितने लिखूं यहाँ पे? कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? कितने? 8। एक साथ लिख देते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, तो 1.0 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई और उसके बाद में जेड इफेक्टिव निकालो, जेड माइनस में सिग्मा करके मल्टीप्लाई करो पहले तो सारे, और फिर इसके एटॉमिक नंबर में से माइनस करो इसको। बताओ 5.95। 5 टोटल क्या टोटल दिए गए इसका? नहीं, टोटल नहीं है, पहले 0.35 इनटू और ये प्लस में 10 है, जोड़ दो कितना आ रहा है? कल भी ऐसा ही कुछ भी आया था क्या? कल भी ऐसा ही कुछ आया था, ऊपर का निकाला था उसमें भी। जेड क्या है इसका? 30 है, 30 में से माइनस करो 15.95 कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, 14.05
हाँ, ये मल्टीप्लाई करना आता है 0.35 को ये से आता है क्या? माइनस करके बताओ कितना बनेगा? 14.05। कल वाला कॉपर वाला एग्जाम बताओ, उसमें 29 में से माइनस किया था तो वो 13.05 आया था। तो उसमें एक नंबर एक बढ़ गया, 30 हो गया 14.05। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल थे ये कंप्लीट है। साफ कर दोगे इसको, लिख लिया तो। और कौन से एग्जाम्पल करे थे बताओ। कॉपी में कॉपर के दिए थे, क्रोमियम के दिए थे, वो 3-4 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम तो तुम कॉपी में से कर लोगे, उसमें से कुछ पूछना है तो वो बताओ। करवाए हुए एग्जांपल में से n क्या है, n-1 क्या है, वो समझ नहीं आ रहा तो क्रोमियम का इंक्रीमेंट। ठीक है, क्रोमियम का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट जो आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्रोमियम का कितने नंबर पे आएगा। एटॉमिक नंबर क्या है? 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 3d5 4s1 और ऐसा वैसे होना चाहिए 3d4 4s2। और ऐसा किसके कारण से होता है, वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने के जो 4 नियम लिखवाए थे उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व, उसमें ये बताया है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से आना चाहिए 3d4 4s2। ये आया है क्योंकि इसमें ये हाफ फिल ऑर्बिटल बनता है अर्धवृत्त कक्षक, और कॉपर वाला भी यहाँ 3d10 4s1 आता है। ये उसमें लिखा हुआ है, इसी में आ जाएगी, आगे वो याद करने के लिए नहीं है 1-2 क्लास के बाद में। अब बताओ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा 24 है ना, 25वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से में जाएगा? कौन से में? नहीं, एस में जाएगा। कॉपर के बाद एक इलेक्ट्रॉन और आता है, ये 25 में जाएगा। 25 नंबर पे मैग्नीज है। जब ये आने वाला इलेक्ट्रॉन एस में ही चला गया तो मैग्नीज डी ग्रुप का तत्व कैसे हो गया, वो बात है। तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे ही क्रोमियम के बाद में 25वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो 3d6 4s1 होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 3d5 4s2 होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उससे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक s का जो इसमें आया था चल के इसको हाफ फील्ड अर्धवृत्त बनाने के लिए वो s का इलेक्ट्रॉन इसमें वापस लगाता है। ठीक है, 25वां जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो डी में जाएगा, रहेगा d5 ही, और ये क्या हो जाएगा फोरेस्टो। यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नया इलेक्ट्रॉन आते ही ये बनेगा 3d5 और फोरेस्टो। लग तो ऐसे रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन एस में गया है, ये तो वैसा का वैसा है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, लेकिन वो इसमें नहीं गया, वो तो इसी में गया। उसके आने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन वापस चला गया, 3d4 4s1 बन गया, फोरेस्टो बन गया बीच में, फिर वो आने वाला इसमें चला गया। तो ये तो आप इसी से डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि मैग्नीज भी डिप्लो का तत्व है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन तो और ये एस तो कैल्शियम में बन गया था बीच में। ये तो इसमें ये जो अर्धवृत्त कक्षक का एक्स्ट्रा स्थायित्व बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक बार इसमें आता है, एस का इलेक्ट्रॉन कॉपर में आता है, एक बार फोरेस्टो इलेक्ट्रॉन निकल करके d10 बनाने के लिए, और एक बार इसमें दो ही तत्वों में होता है ऐसा कि फोरेस्ट का इलेक्ट्रॉन डी में आता है, वो भी स्थायित्व बनाने के लिए। अगला इलेक्ट्रॉन आते ही जैसे जिंक में वो 30-30वां इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे
4s1 होगा या फिर 4s0 होगा? किसका? जिंक का। 4s0 कहाँ से होगा? 0 होते हैं अपन दिया कि इलेक्ट्रॉन में 4s2 होगा। तो उसमें तो ऐसे होता है ना कॉपर के अंदर उसमें होगा 3d10 4s1 ये होता है सेम। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उस आने से पहले यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, ये बीच में एक जो स्टेट और बनती है वो ये बनती है, फिर वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आगे इसमें जाता है तो वापस 3d10 4s2। अब आगे समझ में अब आने वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसी में है 35 और ये 2 हो जाएगा। इसका तो वैसे कोई रोल नहीं होता, ये बाद में होता है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो उसके बाद वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उसके ऊपर कोई रिडक्शन प्रभाव नहीं लगता है। अब ऐसे नहीं कर लेना कि अपने को 3p इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो मैं इन दोनों को बात कर दूं, बात तो नहीं होगी क्योंकि ये सारे 3s 3p 3d ये सारे इलेक्ट्रॉन तो इसी में है। अब 3s वाले इलेक्ट्रॉन पे ये प्रभाव डालेंगे क्योंकि ये इसी कक्षक में है। अगला कक्षक तभी काटना है जब जिसका निकाल रहे हो उसका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और अगले का अलग हो। सेम में नहीं कि तुम 3s के इलेक्ट्रॉन का जब इफेक्टिव लगा रहे ज्ञात कर रहे हो सारे काट दो, सारे में काट देना 3 है ना तो इसके बाद वाला 4 है, 4 का नहीं लगेगा, इसके खुद वाले को लगेगा, ये p का भी लगेगा, t वाला 3s का निकालेगा तो 4s वाला तो कटेगा ही ना। हाँ वो तो कटेगा लेकिन इसको मत काट देना कि इसके बाद में ये 2 लिखे हुए तो मैं इसको भी काट दूंगी, इलेक्ट्रॉन गिनूंगी ना, ऐसा मत कर देना। 2p का निकालेंगे तब ये सारे कटेंगे ना। इसका निकालेंगे ये कट जाएंगे सारे क्योंकि इसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल और इनके क्वांटम नंबर डिफरेंट है। एक ये बात को ध्यान रख लेना, ठीक है? क्योंकि ये बात जरूरी नहीं कि हमने क्वेश्चन किए लास्ट इलेक्ट्रॉन का d वाले का कर दिया तो t वाले का ही दे, जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन कर लेना उससे पहले ही। उसमें तो पोटेशियम वाला क्या हुआ है तुम्हारा, एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, क्या कर दिया कर लिया। अब जहाँ पर दवाई था उसमें एल्यूमिनियम होना, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया। हाँ अच्छा तो तुम कैल्शियम के 3s इलेक्ट्रॉन का निकालो। कैल्शियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए जड़ इफेक्टिव निकालो।